ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LAQ आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है वाइवा में। शॉक का डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद रखना है, राइट, लाइन टू लाइन। क्या है डेफिनेशन? शॉक इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन प्राइमरली विथ लो कार्डियक आउटपुट। देखो क्या मतलब है, ठीक है। शॉक का डेफिनेशन क्या है, राइट। शॉक हमेशा कब होगा? जब टिश्यू परफ्यूजन क्या हो गया, घट चुका है। टिश्यू परफ्यूजन घटने का मतलब क्या? यानी ब्लड के टिश्यूज के पास ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड टिश्यूज के पास नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है, लो है। कार्डियक आउटपुट इज लो, ठीक है। तो ये है शॉक का रीजन। शॉक में क्या है? टिश्यू शॉक इज अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन प्राइमरली ड्यू टू लो कार्डियक आउटपुट, ठीक है। देखो, कार्डिनल फीचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शॉक इज कार्डियक लो कार्डियक आउटपुट। हर शॉक में क्या दिखेगा? लो कार्डियक आउटपुट। लो कार्डियक आउटपुट से क्या होगा? टिश्यूज के पास ब्लड नहीं जाएगा, टिश्यूज के पास ब्लड कम जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? शॉक हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द शॉक देखते हैं, ठीक है। 4 तरह के शॉक हैं, हाइपोवोलेमिक या कोल्ड शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव या वार्म शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, राइट। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? नाम ही देखो हाइपोवोलेमिक है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द वस्कुलर सिस्टम इज इनएडिक्वेट रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ये क्या हो गया? इसका डेफिनेशन हो गया, राइट। कॉजेज या सब डिविजन्स देखते हैं, क्यों हो रहा है, क्यों सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया? तो हेमरेज हो सकता है, यानी अचानक ब्लड लॉस हो गया, ट्रॉमा, सर्जरी, डिहाइड्रेशन यानी फ्लूइड लॉस हो गया, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम घट गया, और क्या हो गया? कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया, राइट। तो ये रीज़न हो सकता है। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर वार्म शॉक, ये क्यों हो रहा है? पहले डेफिनेशन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव या वार्म शॉक। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम ही डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब क्या? ऐसे देखो, पहले ये ब्लड वेसल था, इतने से में ही बहुत सारा ब्लड था, ठीक है। बट अब क्या हो गया? वेसो डायलेशन। तो अब जो साइज ऑफ ब्लड वेसल है वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गया? बिल्कुल हो गया, वेसो डायलेशन की वजह से। और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है वेसो डायलेशन में? कम हो जाता है। तो ये देखो, साइज ऑफ कैपेसिटेंस वेसल, कैपेसिटेंस वेसल मतलब वेन्स या वेन्यूल्स, इज इंक्रीज्ड बाय वेसो डायलेशन, देयरफॉर कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। इतना ही ब्लड जो है ना अब ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिससे कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। और इसका बेस्ट कॉज क्या है, जो बेस्ट हमने पढ़ा भी है, फेंटिंग यानी वेसोवेगल सिनकोप। फेंटिंग में क्या होता था? फेंटिंग में होता था वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन से क्या होता था? सेरेब्रल ब्लड फ्लो घट जाता था, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ठीक है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो गया, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है, दिमाग के पास ब्लड ही नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा? फेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक यानी हार्ट में ओरिजिन हो रहा है वैसा शॉक। कैसे होगा? इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, उससे हो रहा है, ठीक है। क्या कॉजेज हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, ये हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक यानी ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो इन द लंग्स और हार्ट, इसकी वजह से हो सकता है। अब ब्लड ही नहीं फ्लो कर पा रहा सही से, कब हो सकता है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक ट्यूमर, कार्डियक टेम्पोनेट, इन सारे केसेस में क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है, ठीक है। देखते हैं हेमरेजिक शॉक थोड़ा सा डिटेल में। इट इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, राइट। हेमरेजिक शॉक इस पे डिपेंड करता है अमाउंट एंड रैपिडिटी ऑफ ब्लड लॉस और द एफिशिएंसी ऑफ कंपनसेटरी पावर ऑफ द सब्जेक्ट। हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। ब्लड लॉस पहले तो कितना हुआ, यानी अमाउंट एंड रैपिडिटी, कितना और कितनी जल्दी ब्लड लॉस हुई, इस पर सीवियरिटी डिपेंड करेगा। और उस इंसान की कंपनसेटरी पावर क्या है, इस पर सीवियरिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हेमरेज से शॉक कैसे डेवलप हुआ, यानी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शॉक। हेमरेज हुआ, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, टिश्यूज परफ्यूजन, टिश्यू के पास ब्लड कम गया। अब टिश्यू के पास अगर ब्लड कम जाता है तो क्या ऑक्सीजन कम जाएगा? डेफिनेटली। वहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो गया। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है? मायोकार्डियम को डिप्रेस कर देगा। पेरिफेरल वस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामाइंस को कम कर देगा। कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं,
ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को कम कर देगा, मायोकार्डियम को कम कर देगा, मायोकार्डियम अच्छे से काम नहीं करेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, कोमा हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शॉक, राइट। अब शॉक यहाँ पे डेवलप हुआ, अब देखते कंपनसेटरी रिएक्शन क्या है, इसको ठीक करने का क्या रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन होगा, रैपिड रिएक्शन, रैपिड कंपनसेटरी रिएक्शन, और एक है लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी रिएक्शन, राइट। रैपिड कंपनसेटरी देखते हैं, ठीक है, इजी है, हमें पता है ना रैपिड क्या, बीपी रेगुलेशन में रैपिड में क्या पढ़ा था, बैर रिसेप्टर पढ़ा था, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कीमो रिसेप्टर भी था शॉर्ट टर्म में, बैर रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर वही आएगा। हेमरेज हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, ब्लड प्रेशर क्या होगा, घट गया, बैर रिसेप्टर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी तो बीपी बढ़ेगा। और कीमो रिसेप्टर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। याद है कीमो रिसेप्टर वीएमसी को स्टिमुलेट करता था, ठीक है, और इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन एंड वीएमसी को स्टिमुलेट करता था, ठीक है, स्टिम्युलेट। तो ये चीज़ था, कीमो रिसेप्टर एक्टिविटी बढ़ गई, बैरो रिसेप्टर घट गया, सो अल्टीमेटली सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीजेस और बीपी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है रैपिड कंपनसेटरी रिएक्शन, राइट। अच्छा, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। हुआ क्या है, देखो बार बार टॉपिक नहीं भूलना, टॉपिक याद रहना चाहिए। हेमरेज हुआ, राइट, हेमरेज, हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस, ठीक है। अच्छा, ब्लड लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है, एक तो ब्लड से प्लाज्मा प्रोटीन्स गया, प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो चुका है, आरबीसी लॉस हो चुका है, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, वाटर भी लॉस हुआ है, वाटर लॉस, वाटर गया तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी गया, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें हुई हैं ब्लड लॉस होने से। हेमरेज हुआ, हेमरेज का मतलब क्या, ब्लड लॉस हुआ, और ब्लड लॉस होने का मतलब क्या, प्लाज्मा प्रोटीन लॉस, आरबीसी लॉस, वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस। हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी रिएक्शन, तो हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम विद इन 12 to 72 आवर्स, ठीक है, 12 से 72 घंटे में जितना प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हुआ था वो सबको रिस्टोर करना है। कैसे करेंगे, तो देखो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बाय मोबिलाइजेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। ये देखो, अगर ये एक ब्लड वेसल है और ये क्या इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, तो यहाँ से फ्लूइड को क्या ले आएंगे, अंदर ले आएंगे, ठीक है, बाय मोबिलाइजेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। तो इससे क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल में वापस से ब्लड बढ़ जाएगा, राइट। दूसरा है बाय रिटेंशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय किडनी। अब किडनी को क्या बोलेंगे कि यार तुम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कम एक्सक्रीट करो, ठीक है, रिटेंशन करो, राइट। तो ये हो गया, तो हमने यहाँ पे पहले में क्या कर लिया, प्लाज्मा वॉल्यूम रिस्टोर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हुआ था, प्लाज्मा प्रोटीन रिस्टोर करेंगे कैसे, तो नया प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, और पहले से जो बने हुए प्रोटीन है उसको रिलीज कर देंगे ब्लड में, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कैसे वापस से रिस्टोर करेंगे, तो एक तो न्यू सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, और एक जो प्री फॉर्म्ड प्रोटीन थे ना, प्री फॉर्म्ड प्रोटीन, उनको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, एक्टिवेट द लिवर, ठीक है। अब आते हैं रिस्टोरेशन ऑफ आरबीसी मास, आरबीसी भी लॉस हुआ था, तो आरबीसी को कैसे रिस्टोर करेंगे, डेफिनेटली लिवर क्या करेगा, एरिथ्रोपोएटिनोजन सिक्रीट करेगा, जो क्या करेगा, रीनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर सिक्रीट करवाएगा, ये 1 और 2 दोनों क्या कराएगा, एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन करा देगा। इन शॉर्ट आरबीसी रिस्टोर कराने के लिए क्या करेंगे, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, आरबीसी सिंथेसिस कराता है, ठीक है, ये हो गया। तो प्लाज्मा वॉल्यूम रिस्टोर हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन रिस्टोर हो गया, आरबीसी मासेस रिस्टोर हो गया। लॉन्ग टर्म में बीपी भी कंट्रोल करना है, और बीपी कंट्रोल लॉन्ग टर्म में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन मेथड, ठीक है, ये 2 मेथड था। तो रिस्टोरेशन ऑफ बीपी ओवर सेवरल मंथ्स वाया किडनीज लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हेमरेजिक शॉक के बारे में। हेमरेजिक शॉक में क्या क्या देखा, सीवियरिटी डिपेंड करता है किस चीज़ पे, अमाउंट एंड रैपिडिटी और एफिशिएंसी ऑफ कंपनसेटरी पावर। क्या होता है हेमरेजिक शॉक में, तो जो मायोकार्डियम में डिप्रेस हो जाता है, कैटेकोलामाइंस का रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो जाता है। कैसे ठीक करेंगे, रैपिड कंपनसेटरी मैकेनिज्म से, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म से। रैपिड पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म पढ़ लिया, राइट। अब ऐसे ही 2-2, 3-3 लाइन देखते हैं। ट्रोमैटिक शॉक
जो बचे हुए थे ट्रोमेटिक शॉक, सर्जिकल शॉक, डिहाइड्रेशन शॉक, ठीक है। कुल मिला के ना ये शॉक में हाइपोवोलेमिक शॉक पूछा जाता है, राइट। हाइपोवोलेमिक शॉक पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, हेमरेज को डिटेल में पढ़ा, ट्रॉमा के बारे में 2-3 लाइन पढ़ेंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेमरेज हो गया, एक पेज पूरा। ट्रोमेटिक शॉक देखते हैं। ट्रोमेटिक शॉक क्यों होगा, सीवियर डैमेज टू मसल एंड बोन्स की वजह से हो रहा है। ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से क्या होने लगा, ब्लीडिंग होने लगा, राइट। उसके बाद इफ देयर इज एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल क्रशिंग, मायोग्लोबिन लीक्स, ये उतना कुछ ऐसा नॉट सच इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रखना, डैमेज टू मसल एंड बोन जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ, बस। सर्जिकल शॉक, तो सर्जरी की वजह से देखो, रिजल्ट ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लड लॉस कॉज बाय रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल प्रोसीजर में ब्लड लॉस हुआ। ट्रोमेटिक शॉक में ट्रॉमा की वजह से ब्लड लॉस हुआ मसल या फिर बोन से। डिहाइड्रेशन शॉक में क्या था, फ्लूइड लॉस की वजह से हो रहा था डिहाइड्रेशन शॉक। फ्लूइड लॉस कैसे हो सकता है, जीआईटी से वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा, डायरिया ज़्यादा हो रहा, तो डिहाइड्रेशन शॉक हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये मेरे से वाइवा में पूछा गया था, ठीक है। किडनीज, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायूरेटिक, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। स्किन, डिहाइड्रेशन शॉक स्किन से कैसे हो सकता है, बर्न, डेफिनेटली। अगर किसी स्किन बर्न हो गया, किसी को स्किन बर्न है, ठीक है, तो क्या होगा, स्वेटिंग होगा। और स्किन बर्न से देखो क्या होता है, हीमो कंसंट्रेशन होता है। मतलब देखो, बर्न कॉजेस लॉस ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड थ्रू कैपिलरी वॉल एंड अक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलर डैमेज प्रोडक्ट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये दोनों की वजह से क्या होता है, ये दोनों की वजह से अंदर का फ्लूइड जो है ना वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन, दिस रिजल्ट्स इन हीमो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जीआईटी की वजह से हुआ, किडनी की वजह से हुआ, और बर्न्स की वजह से देख लिया, बर्न्स की वजह से हीमो कंसंट्रेशन हुआ। कैसे हीमो कंसंट्रेशन हुआ, क्योंकि बर्न में प्रोटीन रिच फ्लूइड का लॉस हो गया और अक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलर डैमेज प्रोडक्ट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ऑस्मोटिक इफेक्ट से क्या होगा, ये दोनों पानी बाहर खींच लेंगे, तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, दिस रिजल्ट्स इन हीमो कंसंट्रेशन, अंदर क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, पूरा शॉक, ठीक है। शॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, डेफिनेशन पार्ट, टाइप ऑफ शॉक, ये कार्डिक आउटपुट वाला पॉइंट याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में हमने सारे कॉजेज पढ़े। हेमरेजिक शॉक देखा, पूरा हेमरेजिक शॉक, ट्रोमेटिक शॉक 1-2 लाइन, सर्जिकल शॉक 1-2 लाइन, डिहाइड्रेशन शॉक 1-2 लाइन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा शॉक।